नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं उसके क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10th प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। चलिए वन बाय वन उन क्वेश्चन के आंसर आपको बता देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमसे यहाँ पूछा गया है, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट यूज टू मेक अ लेंस। तो वो है जल मीन्स वाटर, कांच ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मिट्टी सॉइल हो गया। तो किसका प्रयोग नहीं करते? तो देखिए मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते। जल का भी हो सकता है, कांच का, प्लास्टिक का हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी बिंब का ने किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, तो वस्तु कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मुख्य फोकस में। दर्पण के ध्रुव मीन्स होल और मुख्य फोकस एफ के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी वो अनंत होती है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु मतलब हमने पढ़ा है कि ये दर्पण हो गया समतल दर्पण, और उसके टकरा कर जब ये वस्तु प्रकाश किरण जहाँ जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्योंकि ये जैसे सीधे आती होती तो सीधे चली जाती है, तो ये मान चलते हैं अनंत मिलती है, इसलिए फोकस दूरी क्या मानी जाती है? अनंत मानी जाती है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। उसके बाद में हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। तो हम दर्पणों की पहचान जो है वो उनके दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर उसका पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर की फोकस दूरी होगी। तो देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। P मीन्स क्या? पावर, उसकी क्षमता है फोकस, ये पावर ही है, उसकी क्षमता है, और F क्या? फोकस दूरी है। ये F किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमसे फोकस दूरी पूछी गई, तो इस सूत्र से हम फोकस दूरी क्या निकाल सकते हैं? F बराबर 1/p, तो 1/2 यानी कितना? 0.5। अब 0.5 ये मीटर में आ गया फोकस दूरी, लेकिन हमें ये आंसर सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो उसमें 0.5 को मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? थर्ड वाला है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो आवर्धन का मान में ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। क्योंकि एम बराबर क्या होता है? I/O होता है, और I और O, I इमेज का आकार है और O ऑब्जेक्ट का आकार, वस्तु का आकार है, और ये ऋणात्मक आने का मतलब है कि ये एक दूसरे के उल्टे बनते हैं। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लागू होता है। तो प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि प्रकाश किरण सीधे से आती है और सीधे से चली जाती है, और ये मान चलते हैं कि मुख्य अक्ष से कहाँ मिलेगी? ये मुख्य अक्ष है तो उसे अनंत मिलती है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। उसके बाद में किसी दर्पण में चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो
आपका प्रतिबिंब सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है, सममित दर्पण है, तो वो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ही ये संभव है। इसलिए राइट आंसर कौन सा? 4th नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अपवर्तनांक का मात्रक होता है। तो अपवर्तनांक विमाहीन राशि होती है, तो हम इसको डायप्टर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं कहेंगे, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं, एक सघन पारदर्शक माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो सघन पारदर्शक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या जाती है? कम हो जाती है। जो सामान्य माध्यम में वायु निर्वात चलता है और जब वो किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कांच वगैरह में या जल में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद में एक आयताकार समतल कांच की स्लेब को अखबार के टुकड़े पर रखा जाता है, तो अखबार के शब्द ऊपर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये आपने प्रैक्टिकल ये कई बार देखा होगा, तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी अत्यंत छोटी, फिर से देख लीजिए एक बार, यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ता है। मुड़ने की इस प्रवृत्ति को कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो थर्ड आंसर सही है। उसके बाद में आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल दिए हुए हैं। समान कोण पर आपतित होने पर प्रकाश किरण किस माध्यम में अधिक झुकेगी? तो देखिए, इन सभी को यदि हम देखें तो ग्लिसरॉल क्या होता है? सबसे गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है तो इसलिए इसमें जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इधर अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये झुकाव सबसे अधिक किसमें होता है? ग्लिसरीन में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? ग्लिसरीन है, या ग्लिसरॉल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्च, सर्चलाइट एवं वाहनों की हेड लाइटों में बल्ब रखा जाता है, तो परावर्तक के पोल या ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच इसको रखा जाता है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। इसके बाद में आता है, परावर्तन के नियम अच्छे साबित होते हैं। तो परावर्तन के नियम तो सबके लिए साबित होते हैं, तो केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, तो सभी दर्पणों के लिए, चाहे आकार कुछ भी हो। तो हमारा 4th आंसर सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, एक आभासी लेंस वह होता है किरणों को फैलाता है, किरणों को एकत्र करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभिसारी लेंस क्या होता है? किरणों को एकत्रित करता है, अभिसरित करता है। और अभिसारी लेंस को हम जनरली उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है। ये जो किरणें आती है इनको ये फोकस पर क्या करता है? अभिसरित कर देता है। इस तरह से इन किरणों को यहाँ अभिसरित करता है, तो ये अभिसारी लेंस होता है। कभी पूछा जाता है अभिसारी लेंस कौन सा है, तो ये अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब निम्न के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब निम्न से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये हम यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण को हम इस प्रकार से ये बना लिया हमने, और अवतल दर्पण की साइड पॉलिश्ड होती है और ऐसे, और यहाँ पर फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र। जब हमने वस्तु को यहाँ रखा तो, और थोड़ी छोटी वस्तु बना लेते हैं, वस्तु को हमने यहाँ रखा तो ये प्रकाश किरण से जाती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य समान चलती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है ये। और एक अन्य प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से जाएगी की दिशा में आपतित होती दर्पण पे, वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट आती है। तो ये दोनों किरणें हैं आगे जाकर इधर फैलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये दोनों फैल रही है, इसलिए हम इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो पीछे की तरफ जहाँ भी ये मिलेगी ये, तो इधर इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा? यहाँ मैं इसको देखता हूँ, बड़ा बन जाएगा। इसलिए अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या था? सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, तो वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले आप आंसर पर नज़र डालें, मैं थोड़ा सा कुछ जूम कर दूँ तो आपके समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो यह कि आप आंसर पर नज़र डालें, 4 आंसर दिए गए हैं। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए जो क्षमता होती है ना वो P बराबर 1/f होती है। तो जब F धनात्मक रहेगा तो P धनात्मक रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके 2 आंसर तो यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। एक तो कौन सा, चौथा, और दूसरा क्यों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो क्षमता दी गई है वो नेगेटिव दी गई है। अब हमारे पास 2 आंसर बचते हैं। तो यदि आपको नहीं पता है तो कम से कम इतना तो आप ध्यान रखें कि हमें इन दोनों आंसर में लगाना है, दूसरे और चौथे को नहीं लगाना है। अब हम इन दोनों में से सही कौन सा वो मैं बता देता हूँ। तो P बराबर 1/f, और F कितना भाई, F है 1/40। लेकिन यदि सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग लगाए हैं। इस 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाए हैं। तो 100 का भाग ये हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये F मीटर में होता है, तो हमारा ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं 100/40, इसको लिख सकते हैं। बेसिकली ये 100 यहाँ लिखा गया था, लेकिन ये बटे में बटे होने के कारण ऊपर चला गया है। अब 20 दूनी 40 और 20 से 5 100, 5/2 यानी 2.5। अब ये 0.25 दिया है या 2.5D दिया है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख पा रहे हैं थर्ड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम में से प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह सीधे जाने के बजाय अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब वो विरल से सघन में, और जब सघन से विरल में जाती है दूर हट जाती है। फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा गया है, फिर से एक बार पढ़ लेते, शायद मैंने गलत पढ़ दिया था। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या ऑप्शन दिया है अगला हमारा, अविलंब से की ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो हम यहाँ पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी पहले वाला आंसर सही होगा, क्योंकि प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तो ऐसा होता है। और यदि वो सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में, ये सघन है मान लो पहला माध्यम, तो विरल में जाती है तो दूर हट जाती है। लेकिन हमें यहाँ कहा गया है विरल से सघन में, इसलिए हम क्या कहेंगे, वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और वो पहले वाले आंसर में दिया है, इसलिए पहला आंसर सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, एक उत्तल दर्पण एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, निम्न में से गलत चिन्हित कीजिए। गलत को चिन्हित करना है। तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रतिबिंब एक साथ वास्तविक और आभासी कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये आंसर इसमें जो है ना गलत चिन्हित कीजिए। तो ये गलत चिन्हित में कौन सा आएगा, सेकेंड वाला आंसर इसका सही है, मतलब ये गलत है जो हमें चिन्हित करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को कहते हैं। तो देखिए मैंने ये दर्पण बना दिया, चाहे मैं उत्तल बनाऊं या उत्तल बनाऊं, ये दर्पण हो गया, और ये इसका ध्रुव हो गया P, और दूसरा कहा है वक्रता त्रिज्या से गुजरने, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र होना चाहिए, वक्रता केंद्र C हो गया। इनसे गुजरने वाली इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये आपको सीधे याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण प्रकाशिक सघन माध्यम से प्रकाशित विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर यह आंसर सही होगा, ये इस तरह से, और सघन से विरल में तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ है। इस प्रकार से हमने आपको इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें सीधे नहीं, जहाँ पे आवश्यक हो हल करके बताया है, तर्क के साथ बताया है। इसी तरह से हम अन्य चैप्टर्स के जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको उत्तर
पूरे स्पष्टीकरण के साथ प्राप्त होते रहें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।